हेलो दोस्तों, सेक्सी रूट से में आपका स्वागत है। आज है 8 जुलाई और आज आपका एसएससी सीएचएसएल का एग्ज़ाम था जो कि सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो गया। दोस्तों आज हम इस सेशन में 8 जुलाई सेकंड शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उन सभी क्वेश्चनों का एनालिसिस करेंगे। ये सभी जो क्वेश्चन होंगे दोस्तों 100% रियल एवं ऑथेंटिक क्वेश्चन होंगे विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ आपको बताया जाता है ताकि नेक्स्ट आने वाले एग्जामों में आपको बेनिफिट देखने को मिले। एक बात है दोस्तों, यदि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसी तरह का सेशन प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी एग्जाम होते रहते हैं उसका एनालिसिस अपने इस चैनल के माध्यम से आपको करवाता रहता हूं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और जो भी जॉब से संबंधित नोटिफिकेशन वगैरह आते रहते हैं उसकी भी जानकारी अपने इस चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराता रहता हूँ। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे द्वारा जो भी सेशन आपको प्रोवाइड की जाए उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिलेगी। और अपने दोस्तों के साथ भी अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि इसका सभी बेनिफिट उठा सकें। जैसे कि दोस्तों इसका पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करा दिया जाता है टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से जाकर इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया था कि मंडारी किस क्षेत्र के लोगों के द्वारा बोली जाती है। तो मंडारी जो भाषा है वह छोटा नागपुर के पठार में जो रहते हैं जनजाति उनके द्वारा बोली जाती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होता छोटा नागपुर का पठार इसका करेक्ट आंसर होता। इनसे जुड़ी कुछ प्रमुख फैक्टों को देखें तो मांडा जो कि भारत की एक जनजाति है जो कि मुख्य रूप से झारखंड के छोटा नागपुर के क्षेत्र में निवास करती है। इन्हीं के द्वारा जो है यह बोली जाती है मंडारी भाषा। नेक्स्ट देखें तो ये मांडा जो जनजाति है यह झारखंड के अलावा बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा आदि क्षेत्रों में भी यह निवास करती हैं। नेक्स्ट देखें तो मंडारिन जो कि यह चीन की एक भाषा है, यह चीन में बोली जाती है जो कि सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है, क्योंकि चीन की जो आबादी है वह सबसे अधिक है, लेकिन अब जो है शायद भारत की हो गई है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं सिंहली एवं तमिल भाषा जो कि श्रीलंका की एक राज्य भाषा है। तो इन फैक्ट को भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था पराबैंगनी किरणों की खोज किसने की थी। तो पराबैंगनी किरणों की जो खोज है वो जोहान्स विल्हेम रिटर के द्वारा किया गया था। तो जोहान्स विल्हेम रिटर इसका करेक्ट आंसर होता। इनसे जुड़ी कुछ प्रमुख फैक्टों को देखें तो पराबैंगनी किरणों की खोज जो कि जोहान्स विल्हेम रिटर के द्वारा 1801 ईस्वी में किया गया था। वह देखें तो ओजोन मंडल या ओजोन परत जो कि समताप मंडल में पाई जाती है। समताप मंडल में पाई जाने वाली ओजोन परत वह परत है जो कि पराबैंगनी किरणों का अवशोषित करती है, यानी कि सूर्य के किरणों से आने वाली पराबैंगनी किरणों का जो अवशोषण है समताप मंडल में स्थित ओजोन परत करती है। ओजोन का देखें सूत्र, तो इसका सूत्र जो होता है वो O3 होता है। तो इसका सूत्र भी आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि कई बार जो है ओजोन का सूत्र भी पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट देखें तो 1895 में जो है विल्हेम कॉनराड रॉन्टजन इनके द्वारा जो है एक्सरे की खोज किया गया था। एक्सरे की खोज करने के कारण इनको जो है 1901 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट देखें तो जोहान्स विल्हेम रिटर जो कि इनके द्वारा पराबैंगनी किरण की खोज 1801 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट एंटोनियो हेनरी बेकुलर जो कि इनके द्वारा रेडियोधर्मिता की खोज किया गया था 1896 में। नेक्स्ट सर आइजैक न्यूटन इनके द्वारा जो है गुरुत्वाकर्षण की खोज किया गया था 1687 में। तो इन सभी प्रमुख फैक्ट को आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी। तो ब्रह्म समाज की जो स्थापना है वो राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। तो राजा राम मोहन राय इसका करेक्ट आंसर होता। इनसे जुड़ी कुछ प्रमुख फैक्टों में देखें तो राजा राम मोहन राय जो कि इनके द्वारा अतिमेय सभा की स्थापना 1815-19 के दौरान किया गया था, जो कि आगे चलकर 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज में बदल गई थी। यानी कि ब्रह्म समाज की जो स्थापना है वह भी राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट देखें तो मुगल सम्राट अकबर द्वितीय इनके द्वारा जो है इनको राजा की उपाधि से सम्मानित किया गया था। यानी कि राजा राम मोहन राय को जो राजा की उपाधि है वह मुगल सम्राट अकबर द्वितीय के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट देखें तो इन्होंने जो है सती प्रथा, बाल विवाह प्रथा को समाप्त करने में अग्रणी भूमिका निभाए थे। वह देखें तो इनको जो है भारत का राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत एवं आधुनिक भारत का जनक के रूप में भी जानते हैं राजा राम मोहन राय को। तो इन सभी प्रमुख फैक्ट को ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था राष्ट्रीय खेल 2023 में तीसरा स्थान कौन सा राज्य का था। इनकी राष्ट्रीय खेल जो 2023 में संपन्न हुआ उस पदक तालिका में तीसरे स्थान पर कौन सा राज्य था। तो तीसरे स्थान पर हरियाणा राज्य रहा था। तो हरियाणा इसका करेक्ट आंसर होता। इनसे जुड़ी कुछ प्रमुख फैक्टों में देखें तो
नेशनल गेम में जो है पिछले 4 संस्करणों में जो है शीर्ष स्थान पर सर्वश्रेष्ठ रहने वाली थी, लेकिन इस बार देखा जाए तो यह दूसरा स्थान प्राप्त किया था सर्वश्रेष्ठ। नेक्स्ट देखें तो 38वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन जो कि 2024 में होना है, इसका आयोजन उत्तराखंड में किया जाएगा। तो इस फैक्ट को भी ध्यान में रखेगा। वहीं देखें तो जो 2023 के पदक तालिकाओं में देखें तो इसका पदक तालिका भी ध्यान में रखेगा। 2023 में जो कि 37वें राष्ट्रीय खेल हुआ था, इसके पदक तालिका में प्रथम स्थान पर महाराष्ट्र रहा था। इसके द्वारा 80 गोल्ड, 69 रजत एवं 79 कांस्य, कुल 288 पदक प्राप्त किया गया था महाराष्ट्र के द्वारा। सेकंड स्थान पर जो है सर्वश्रेष्ठ रही थी, जो कि पिछले 4 खेलों में जो है प्रथम स्थान पर आ रही थी। इस बार जो है 2023 वाला में सेकंड पर आई थी। नेक्स्ट तीसरा स्थान पर जो कि हरियाणा था, चौथे स्थान पर मध्य प्रदेश, 5वें स्थान पर केरल। कम से कम ये जो है 5 जरूर ध्यान में रखेगा ऊपर से। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा किस मौसम में होती है? तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण जो है सर्दियों यानी कि विंटर में जो है भारत में वर्षा देखने को मिलती है। तो सर्दी इसका करेक्ट आंसर होता। तो इनसे जुड़े कुछ प्रमुख फैक्ट दे दिए गए हैं, तो आप इसे वीडियो पर उसके रीड कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, राष्ट्रीय गान का सम्मान किस अनुच्छेद में है? तो राष्ट्रीय गान का सम्मान जो करने के लिए कहा गया है, यह अनुच्छेद 51 के 1 का फर्स्ट में है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होता 51 का 1 का इसका करेक्ट आंसर होता। मैंने ऑलरेडी जो है इसको आपको पीछे के सेशनों में कवर करवा दिया था। आज देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो इसीलिए कहते हैं जो भी आपको एक्स्ट्रा फैक्ट दिया जाता है उसे ध्यानपूर्वक जरूर देखिएगा, जिनका भी नेक्स्ट डे में आने वाला एग्जाम है। तो चलिए इनसे संबंधित कुछ प्रमुख फैक्टों को देख लेते हैं। जैसे कि देखें तो अनुच्छेद 51 का 1 के में जो है कहा गया है कि संविधान का पालन करना और उसके आधार से संस्थानों और राष्ट्रीय ध्वजों और राष्ट्रीय गानों का सम्मान करना, यह अनुच्छेद 51 का 1 के अंतर्गत कहा गया है। देखा जाए तो मौलिक कर्तव्यों में जो है कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं, उसी में से पूछा गया है। ये जो कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं उसमें से ये पहला है। नेक्स्ट देखें तो अनुच्छेद ये जो है 51 के के एफ में कहा गया है कि हमारी मिली जुली सांस्कृतिक समृद्ध विरासत, इन सभी को जो है संरक्षण करने की बात कही गई है। यानी कि जितने भी पुराने स्मारक हैं उसको संरक्षण की जो बात कहा गया है वह अनुच्छेद 51 का एफ में कहा गया है। यानी कि अनुच्छेद 51 का 1 के तहत जो छठा जो सब आर्टिकल है उसके तहत कहा गया है। नेक्स्ट देखें तो अनुच्छेद 51 का 1 जी में जो बात बताया गया है कि वनों, झीलों, नदियों, वन्य जीव के इन सभी यानी बोला जाए तो प्राकृतिक पर्यावरण के संरक्षण के बारे में जो है अनुच्छेद 51 का 1 के जी के अंतर्गत कहा गया है। नेक्स्ट देखें तो अनुच्छेद 51 का आई जो कि सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करने की बात एवं हिंसा से दूर रहने की बात जो है अनुच्छेद 51 का आई करता है। यानी कि यह जो है 9वां हो गया और यह जो है 7वां था। नेक्स्ट देखें तो अनुच्छेद 51 का 1 के यानी कि यह जो है अनुच्छेद 51 का 1 का 11वां मौलिक कर्तव्य है, जिसे देखा जाए इसमें जो बोला गया है कि माता पिता या अभिभावक अपने बच्चे को शिक्षा के अवसर प्रदान करने का कर्तव्य एवं 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच होगी। यानी कि प्रत्येक माता पिता का यह कर्तव्य होगा कि 6 से 14 वर्ष के बच्चे को जो है उनका पालन पोषण एवं उसकी शिक्षा का व्यवस्था करेंगे। इसे जो है 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत जोड़ा गया था। तो उन सभी प्रमुख फैक्ट को आप ध्यान में रखेगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, जैसा कि दोस्तों आपको थोड़ा बहुत नॉइस देखने को मिल सकता है क्योंकि बगल में जो है शादी पार्टी का फंक्शन चल रहा है, तो थोड़ा आपको नॉइस देखने को मिल सकता है, मैनेज कर लीजिएगा। तो चलिए देखें तो यह जो है पखेड़ा नामक जो लोक नृत्य है पारंपरिक रूप से संबंधित है। तो पखेड़ा नामक जो लोक नृत्य है यह राजस्थान में मनाई जाती है। तो राजस्थान इसका करेक्ट होता। इनसे जुड़ी प्रमुख फैक्टों में देखें तो यह जो गीत है खेतों में काम करने वाले जो कर्मकार होते हैं उसी समय जो है राजस्थान में किया जाता है। नेक्स्ट देखें तो कश्तकार, अलगोजा, मंजीरा ये सभी जो वाद्य यंत्र है इनको बजाकर यह गीत गाते हैं। पखेड़ा शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह प्रेम होता है। तो इस फैक्ट को भी ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत का सबसे पुराना क्रिकेट क्लब कौन सा है?
तो भारत का सबसे पुराना जो क्रिकेट क्लब है वो कलकत्ता क्रिकेट क्लब है। तो कलकत्ता क्रिकेट क्लब इसका करेक्ट आंसर होता। जैसा कि दोस्तों ये जो क्वेश्चन रिपीटेड है ये पीछे के शिफ्टों में एग्जाम में पूछा जा चुका है यह क्वेश्चन। चलिए इनसे जुड़े कुछ प्रमुख फैक्टों को देख लेते हैं। भारत में पहला क्रिकेट क्लब जो कि कलकत्ता के क्लब है। भाई देखिए तो इसकी स्थापना जो है 1792 में किया गया था। नेक्स्ट भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम जो है केवल 1932 ईस्वी के लॉर्ड्स में खेली थी। इसकी स्थापना देखा जाए तो ब्रिटेन के उम्मीदवारों के द्वारा की गई थी। तो इन सभी प्रमुख फैक्ट को भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था भारतीय रेलवे की स्थापना किस वर्ष किया गया था। तो भारतीय रेलवे की जो स्थापना है वो 1853 में किया गया था। तो 1853 इसका करेक्ट आंसर होता। इनसे जुड़ी कुछ प्रमुख फैक्टों में देख दो। पहली यात्रा ट्रेन जो कि 1853 में जो है 1853 में मुंबई से थाने के बीच कुल 34 किलोमीटर की दूरी तक चलाई गई थी। जबकि पहला देखा जाए तो वाष्प से चलने वाली रेलवे जो कि 1837 में मद्रास में चलाई गई थी। नेक्स्ट 1925 में डीजी सेंट्रल पर मुंबई की पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन चलाई गई थी। नेक्स्ट देखें तो लॉर्ड कर्जन के समय में भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 ईस्वी में की गई थी। यानी कि 1905 ईस्वी में देखा जाए तो भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना लॉर्ड कर्जन के समय में किया गया था। नेक्स्ट देखें तो पहला लोकोमोटिव निर्माण इकाई जो कि 1950 ईस्वी में 1950 में चित्तरंजन में शुरू की गई थी। जबकि पहली जो कोच निर्माण कंपनी थी इकाई जो कि 1955 में मद्रास में इसकी स्थापना किया गया था। नेक्स्ट 1951 में जो है करकत के दौरान 51 लगभग रेलवे कंपनियों का एकीकरण से भारतीय रेलवे की स्थापना की गई थी। तो इन सभी प्रमुख फैक्ट को आप ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था महमूद गजनबी किस देश का था। तो महमूद गजनबी जो कि एक अफगानिस्तान था। तो इसका जो करेक्ट आंसर होता अफगानिस्तानी इसका करेक्ट आंसर होता। इनसे जुड़ी कुछ प्रमुख फैक्टों को देखें तो महमूद गजनबी जो कि तुर्क विजेता था इसने 1000 ईस्वी से लेकर 1027 ईस्वी के बीच भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किए थे। भाई देखें तो महमूद गजनबी का सबसे बड़ा एवं सबसे प्रतिष्ठित आक्रमण में देखा जाए तो 1025 ईस्वी का था जो कि गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर इसने आक्रमण किया था और इसे नष्ट किया था। नेक्स्ट देखें तो 1025 ईस्वी में मोहम्मद गजनबी भारत पर आक्रमण किया था। उस समय गुजरात के जो शासक थे वो भीमदेव प्रथम थे। नेक्स्ट देखें तो इसने कुल 17 बार आक्रमण किया था और कई राजवंशों पर विजय प्राप्त की थी। नेक्स्ट देखें तो 1519 से लेकर 1526 ईस्वी तक भारत पर जो है बाबर के द्वारा कुल 5 बार आक्रमण किया गया था। महमूद गजनबी 17 बार, बाबर ने भारत पर कुल देखा जाए तो 5 बार आक्रमण किए थे 1519 से लेकर 1526 तक के बीच में। वह देखें तो बाबर का जो प्रथम आक्रमण था भारत पर वह 1915 में बजौर के खिलाफ था और इसने बजौर पर अधिकार भी कर लिया था। तो इन सभी प्रमुख फैक्ट को भी ध्यान में रखेगा। एक और याद रखेगा दोस्तों नादिर शाह जिसने जो है 1739 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था और कोहिनूर हीरा को जो है लूट कर ले गया था। तो यह भी मोस्ट इंपोर्टेंट है तो इसे भी ध्यान में रखेगा। तो चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था इंडिया जस्टिस रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट जो है यह टाटा ट्रस्ट के द्वारा जारी किया जाता है। तो टाटा ट्रस्ट इसका करेक्ट आंसर था। इनसे जुड़े कुछ प्रमुख फैक्टों में देखो तो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट सेंटर फॉर सोशल जस्टिस, कॉमन कॉज, कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट इनिशिएटिव, TISS प्रयास, दक्ष, ये सभी जो रिपोर्टें हैं जो कि विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी और हाउस ऑफ लाइफ्स के सहयोग से टाटा ट्रस्ट जारी करती है। तो इन सभी फैक्ट को भी ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि वित्त महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। तो वित्त जो महोत्सव है वो जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। तो जम्मू कश्मीर इसका करेक्ट आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था संस्कृति और शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है। तो संस्कृति और शिक्षा का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 29-30 में है। तो अनुच्छेद 29-30 इसका करेक्ट आंसर होता। जैसा कि पहले के शिफ्ट में पूछा गया था दोस्तों अनुच्छेद 30 से संबंधित, और सेकंड शिफ्ट में देखा जाए तो संस्कृति और शिक्षा से संबंधित यानी कि दोनों अनुच्छेद के बारे में पूछ लिया गया है। नेक्स्ट देखें तो
संस्कृति और शिक्षा का संबंध जो कि अनुच्छेद 29-30 से है। अनुच्छेद 29 में देखा जाए तो अल्पसंख्यकों को जो है भाषा, लिपि और संस्कृति की रक्षा के बारे में कहा गया है। नेक्स्ट अनुच्छेद 30 में देखा जाए तो शिक्षा संस्थानों की स्थापना, प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार दिया गया है। यानी कि अल्पसंख्यक जितने वर्ग भी हैं उनको अपने शिक्षा संस्थान स्थापित करने के लिए कहा गया है अनुच्छेद 30 में। तो इस फैक्ट को भी ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारतीय टीम का पहला ज्ञात आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय दौरा किस वर्ष हुआ था? तो पहला जो आधिकारिक जो दौरा हुआ था वह 1924 में हुआ था। तो 1924 इसका करेक्ट आंसर था। इनसे जुड़ी कुछ प्रमुख फैक्टों में देख दो। प्रारंभिक वर्षों में भारतीय टीम का पहला ज्ञात आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय दौरा, जिसमें उस समय जो है भारतीय और ब्रिटेन दोनों खिलाड़ी शामिल थे, 1924 में हुआ था, जब इसका नेतृत्व भारतीय फुटबॉलर गोस्थापाल के द्वारा किया था। नेक्स्ट देखें तो भारतीय क्रिकेट टीम के पहला वनडे जो कि 13 जुलाई 1974 को लीड्स हिडिंगले में जो है इंग्लैंड में खेला गया था। नेक्स्ट देखें तो 1911 जो कि पटियाला के महाराजा ने भारत और इंग्लैंड के पहले टेस्ट दौरे का प्रायोजित जो है किए थे। वहीं देखें तो पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच जो कि 25 जून 1932 को लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट स्टेडियम में इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट खेला। टेस्ट क्रिकेट का दर्जा पाने वाला यह छठा टीम थी। नेक्स्ट देखें तो 1983 में कपिल देव की कप्तानी में जो है पहला जो वर्ल्ड कप जीता था। तो इन सभी प्रमुख फैक्ट को भी ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो पंडित बिरजू महाराज का जो संबंध है वो कथक से है। तो कथक इसका करेक्ट आंसर होता। इनसे जुड़ी कुछ प्रमुख फैक्टों में देखो तो बिरजू महाराज जो कि कथक नृत्य से संबंधित है, देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण जो कि इनको 1986 से सम्मानित किया गया था। 1986 में जो इनको यह सम्मान सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट देखें तो इनका जो संबंध है वह लखनऊ के खालका बिंदादिन घराने से संबंध रखते हैं। कथक के प्रसिद्ध कलाकारों में देखें तो सुंदर लाल, पंडित गौरी शंकर, पंडित कुंदन लाल गंगानी, रोशन कुमारी, पंडित बिरजू महाराज, कृष्ण कुमार महाराज, पंडित राम मोहन महाराज, ये सभी जो कि कथक के प्रसिद्ध कलाकारों में से एक हैं। तो इन सभी को ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, लोकरंग महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? तो लोकरंग जो महोत्सव है वो मध्य प्रदेश में आयोजित किया जाता है। तो मध्य प्रदेश इसका करेक्ट आंसर होता। इनसे जुड़ी कुछ प्रमुख फैक्टों में देख दो। मध्य प्रदेश में जो है लोकरंग उत्सव मनाया जाता है। लोकरंग महोत्सव जो कि हर साल 26 जनवरी को मनाया जाता है। वह देखें तो यह जो है कुल 5 दिनों तक चलने वाला त्यौहार है। मध्य प्रदेश के प्रमुख कुछ लोक नृत्यों को देखें तो तरल तली, मांच, मटकी, आड़ा, खाड़ा नाचा, फुलपति, गिरडा नृत्य, सेला लारकी, सेल भदोनी, जबारा, काठी, गनगौर जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बहुत बड़ा एग्जाम जो है पीछे के शिफ्टों में भी पूछा जा चुका है, तो आप इसे ध्यान में रखेगा। गनगौर जो कि मध्य प्रदेश के प्रमुख नृत्यों में से एक है। नेक्स्ट फाफरिया, मदालिया, आधा खाड़ा, डंडा नृत्य, मटकी, राई, ये सभी जो कि मध्य प्रदेश के प्रमुख नृत्यों में से एक है। तो इन सभी को आप ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे गरीब भारत का राज्य कौन है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे जो गरीब राज्य रहा था वह बिहार रहा था। तो बिहार इसका करेक्ट आंसर होता। वह देखें तो वर्ष 11-12 के लिए जो है बिहार, असम, गुजरात जो कि गरीबी रेखा से नीचे जनसंख्या प्रतिशत थी। देखें तो बिहार में जो कि 33.47%, जबकि असम में 31.98%, गुजरात में 16.63% था। तो इन सभी फैक्ट को भी ध्यान में रखेगा। तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, यदि सेशन पसंद आए तो चैनल को एक लाइक जरूर करके जाइएगा दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ भी अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि इसका सभी बेनिफिट उठा सकें। और यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए दोस्तों तो इसी तरह का सेशन प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।
और जैसा कि इसका PDF आपको प्रोवाइड करा दिया जाता है टेलीग्राम चैनल पर, आप उस टेलीग्राम चैनल पर जाकर इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ से जाकर इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। सेशन में बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।